हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो फाइनली हम लोग सेकेंड ईयर में अगले फार्माकोथेरेपेटिक्स से सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स में। और ये फर्स्ट लेक्चर रहने जा रहा है एंड बच्चों का एनर्जी लेवल आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि बहुत बढ़िया है। इस बार धूम मचाने वाले हैं। अब की बार बीटी यूपी पार जो भी बच्चा उदित फार्मेसी के ऐप पर आ गया है और जिस एनर्जी लेवल के साथ आज आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा इसी एनर्जी लेवल को मेंटेन रखना है। और इस एनर्जी लेवल को मेंटेन रखने के लिए जितना आपका रोल है कि आप मोटिवेटेड रहिए, मेरा उतना ही रोल होगा कि हम आपको डिमोटिवेट होने ही नहीं देंगे। आप क्लास में आइए, मज़ा लेके पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, मज़ा देंगे भी, मज़ा लेंगे भी एकदम चिंता नहीं करना है, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, बस मोटिवेटेड रहना है। ये कभी फील ही नहीं होना चाहिए कि भाई फेल कर जाएंगे, नो। अरे हम हैं तो फिर गम किस बात की। इतना अच्छे तरीके से बहुत बढ़िया है भैया, सबसे अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर डील किया जा रहा है सारे सब्जेक्ट को, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग सेकेंड ईयर के क्रैश कोर्स में लाइव हैं एंड 1 मई से जैसा कि आप सभी लोगों के साथ कमिट किया गया था कि लाइव क्लासेस शुरू होगा और प्रॉपर टाइम टेबल वगैरह दे दिया गया है एंड लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। सुबह भी आपकी क्लासेस चली थी एंड अभी शाम का क्लास भी चल रहा है। एंड आप सभी लोग एक बार बताइएगा, है ना, कि क्या ये क्लास की टाइमिंग सही है? शाम में 6:30 से 7:30, है ना? हाँ, 6 से 7 है तो मेरा क्लास आप जानते हैं 10-15 मिनट आगे पीछे होता ही है। ठीक है, ये टाइमिंग मैं अभी से पहले जब भी सेकेंड ईयर में क्लास लेता था तो लास्ट में लेता था। इस बार सेकेंड ईयर में मैं शुरू में क्लास लेना स्टार्ट किया हूँ। ठीक है चलिए, क्या बात है, एक बार मैं वॉल्यूम फिर से इंक्रीज कर देता हूँ, लेकिन थोड़ा आप लोग फ़ोन का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। ठीक है, मेरे ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट है, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है वॉल्यूम, तो आप ईयरफोन लगा लीजिए या तो फ़ोन का वॉल्यूम लगा दीजिए। ठीक है, ताकि किसी तरह का इको वगैरह ना बने, मेरा सिस्टम ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, चलो तो हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका एक नया सब्जेक्ट फार्माकोथेरेपेटिक्स। बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। ठीक है, तो फार्माकोथेरेपेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, ध्यान रखिएगा, चैप्टर नंबर 1 है जिसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स अभी पढ़ेंगे। ठीक है, देखना आपका सिलेबस में अगर आप फोकस करोगे तो फार्माकोथेरेपेटिक्स सबसे पहली बात है, आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए कि फार्माकोथेरेपेटिक्स है क्या, इसका इंट्रोडक्शन, इसके अंदर क्या क्या पढ़ते हैं एंड इसका स्कोप। देखो मैंने स्कोप को लेकर के बताया था कि जो आपका फार्माकोलॉजी का स्कोप है और थेरेपेटिक्स का स्कोप है, दोनों सेम होता है, दोनों में सेम चीज़ ही लिखना है। तो मैं वैसे यहाँ पर रिवीजन करा दूंगा, लेकिन कोई आप दोनों सेम है तो एक जगह याद कर लीजिए। 100% गारंटी कोई देता होगा जी? नहीं ना, है ना? 100% एग्जाम में सवाल आएगा ये स्कोप से, ध्यान रखिएगा, एंड उसके ऑब्जेक्टिव से ध्यान रखना। ये 100% या तो कोलॉजी में आ जाएगा या तो थेरेपेटिक्स में आ जाएगा, तो लिखना तो है, तो स्कोप को अच्छे से पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद रेशनल यूज मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, ये सब भी पढ़ाएंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमारा बेसिक सा टर्म रहेगा। ठीक है, और जो लोग पहली बार पढ़ना स्टार्ट किए उनको यही नहीं पता होगा कि सर फार्माकोलॉजी क्या है और फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या है कि नहीं? हाँ, तो फार्माकोलॉजी क्या है और फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या है। और आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे एगो सुंदर सी कन्या का फोटो लगाए हैं और शायद वो पेट पे हाथ रखी है, पेट में दर्द हो रहा है कि नहीं? दर्द हो रहा है। अब वो दर्द शायद लड़की है और हो सके पीरियड क्रैम्प्स की वजह से दर्द आ रहे होंगे, है कि नहीं? हाँ, तो उस दर्द के लिए जो दवा है मेफ्टाल स्पास, काफ़ी पॉपुलर दवा है। तो सिम्टम आपको क्या दिखा, ध्यान से सुनिएगा, सिम्टम आपको क्या दिखा कि भैया इनके पेट में दर्द हो रहा है और किसकी वजह से? स्पाज्म की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, या तो पेट मचोड़ रहा है ना, तो आपका इसके लिए बेस्ट दवा हो जाता है मेफ्टाल स्पास। आपने इसको सजेस्ट कर दिया, तो वही चीज़ें हैं थेरेपेटिक्स में पढ़ना है, यानी कि कोई भी बीमारी का सिम्टोमेटिक ड्रग थेरेपी, यानी सिम्टम के अकॉर्डिंग आप कौन सा ड्रग देंगे, अलग अलग बीमारी बेस्ड पढ़ना है, अलग अलग डिजीज ओरिएंटेड। पहला चैप्टर तो सिर्फ आपका बेसिक है, नहीं तो आगे पूरा चैप्टर्स में, जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ थेरेपेटिक्स में, जैसे किताब है हमारे पास, है ना, थेरेपेटिक्स की किताब है, जो लोग मंगाए हैं उनके पास पता होगा। चैप्टर नंबर 2 में सारे डिजीजेज ही पढ़ना है, जैसे हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, तो कब कौन सा क्या सिम्टम है, कब कौन सी दवा चलेगी, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको पढ़ना होता है। ठीक है, हाँ, तो थेरेपेटिक्स और कोलॉजी में अंतर क्या है सर?
तो कोलोजी सुबह आपने पढ़ा था, मैं आपको बताता हूँ। फार्माकोलॉजी में ड्रग्स की स्टडी करते हैं, दवा का अध्ययन करते हैं, है ना, मेनली दवा के बारे में पढ़ते हैं। जैसे अगर मेफ्टाल स्पास की स्टडी कोलोजी में भी करते हैं, थेरेप्टिक्स में भी करते हैं, लेकिन अंतर क्या होगा समझिएगा। फार्माकोलॉजी में मेफ्टाल स्पास टैबलेट किस क्लास का ड्रग है ना, प्लस इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, प्लस इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे काम करता है, किस रिसेप्टर से बाइंड करता है, ये सब पढ़ेंगे दवा के डिटेल के बारे में। जबकि थेरेपेटिक्स में हम लोग ट्रीटमेंट बेस्ड पढ़ेंगे, यानी कि अगर इनको पीरियड क्रैम्प्स की वजह से पेट में दर्द है, स्टोमक एक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक मेफ्टाल स्पास नहीं होगा, हमारा टॉपिक होगा स्टोमक एक या अल्सर किसी कारण से दर्द होगा मान लो, तो कोई एक बीमारी टॉपिक होगा, एंड डिजीज के ओरिएंटेड डिजीज का ट्रीटमेंट क्या चलेगा उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। ठीक है, ये अंतर है। फार्माकोलॉजी में दवा का स्टडी करते हैं, ड्रग्स की स्टडी करते हैं, जबकि फार्माकोथेरेपेटिक्स, देखो थेरेपी वर्ड है ना, थेरेपी वर्ड का मतलब ही होता है ट्रीटमेंट, तो यहां पर हम लोग डिजीज ओरिएंटेड सिम्टोमेटिक ड्रग थेरेपी, यानी कौन सी बीमारी में कौन सा सिम्टम आ रहा है, कौन से सिम्टम के हिसाब से कौन सा दवा देंगे। ठीक है, हाँ चलो थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा और अच्छे से। जैसे देखिए फार्माकोथेरेपेटिक्स एक्चुअली दोनों कहीं ना कहीं अपने आप में ब्रांच है, जैसे फार्माकोलॉजी एंड थेरेपेटिक्स। तो फार्माकोथेरेपेटिक्स में दो वर्ड है, एक तो फार्माकोलॉजी है एंड दूसरा है थेरेपेटिक्स है, दोनों मिल करके फार्माकोथेरेपेटिक्स बना है। गुड, हाँ ध्यान से सुनिएगा। फार्माकोलॉजी में हम बार बार कह रहे हैं साइंस ऑफ ड्रग, यानी ड्रग की स्टडी। आपको थेरेपेटिक्स से सभी तभी समझ में आएगा जब आप पहले कोलॉजी पढ़ रखे होंगे, इसीलिए मैंने सुबह कोलॉजी स्टार्ट किया पहले। देखो क्योंकि देखो आप बीमारी के बारे में, बीमारी में कौन सी दवा चलेगी पहले तभी समझ में आएगा ना, कि आपको पहले बीमारी मतलब दवा के बारे में स्टडी रहेगा, है ना। आप एक जगह पढ़ रखे हो कि हाँ भैया ये स्पाज्म को कम करता है, मेफ्टाल स्पास में जो मेफेनामिक एसिड है ये आपका क्या करता है, आपके पेट के जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होता है या फिर स्पाज्म होता है, बॉडी टिश्यूज में कॉन्ट्रैक्शन होता है जो स्टोमक वगैरह में, तो उसको कम करता है। इसके बारे में कोलॉजी में पढ़ के रखे हैं। एंड थेरेपेटिक्स में आपका एक टॉपिक आया कि भैया किसी पेशेंट को पेट में दर्द है तो आप कौन सी दवा दोगे, तो आप बोल दिए मेफ्टाल स्पास। तो ओवरऑल आप समझ रहे हैं ना बात को। तो थेरेपेटिक्स पढ़ने के लिए आपको कोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। कोलॉजी में दवा का अध्ययन करते हैं, थेरेपेटिक्स में बीमारी का अध्ययन करते हैं, बीमारी किस वजह से हुआ है, बीमारी का कारण कैसे है, एंड कारण के हिसाब से इलाज चलता है ना। कहते हैं ना कि अगर प्रॉपर इलाज कराना है तो प्रॉपर डायग्नोसिस, जिस इलाज करना बहुत बड़ी बात नहीं है, समझना ध्यान से सुनना, डायग्नोसिस बहुत बड़ी बात है। अगर आप किसी भी बीमारी का सही डायग्नोसिस कर लेते हैं, बीमारी को कारण पहचान, देखो हाइपरटेंशन के एक कारण नहीं है, भतेड़ों कारण है। कारण आप जान गए कि किस कारणवश, समझ रहे हो, वो बीमारी हुई या हाइपरटेंशन, इनको ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, तो उस कारण के लिए बेस्ट दवा आपने कोलॉजी में पढ़ा है, समझ रहे हो, तो वहां से आप इसको सजेस्ट कर देंगे। तो आपको थेरेपेटिक्स में एक्चुअली बीमारी क्या है, जैसे हाइपरटेंशन पढ़ेंगे तो हाइपरटेंशन क्या है, हाइपरटेंशन के कारण क्या है, हाइपरटेंशन के पैथोजेनेसिस किस किस वजह से हो सकता है, उसके बाद आप हाइपरटेंशन में किस किस कैटेगरी का ड्रग्स चल सकता है, ये सब पढ़ेंगे। समझ रहे बात को, हाँ ये अपने लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ अभी तक जो बात समझे, अभी तक जो बात समझे तो कमेंट में दिल बनाइएगा। हर हर महादेव। चलिए बढ़िया है। फार्माकोलॉजी, तो फार्माकोलॉजी में बेसिकली साइंटिफिक डाटा, ड्रग्स का जो भी है ड्रग्स के बारे में जानकारी मिलती है, यहाँ बीमारी के बारे में नहीं पढ़ते हैं। हाउ दे एक्ट, कैसे वो काम करेगा, वेयर दे एक्ट, वो कहाँ पे काम करेगा, एंड उसका फॉर्मुलेशन वगैरह भी जो है, रूट एंड डोजेस, यानी किस रूट से उस दवा को देंगे, रूट मतलब मुंह से लोगे या एनस से डाल दोगे, पुचुक देंगे, या तो आईवी डाल दोगे, क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, उसके साइड इफेक्ट क्या है, कैसे उसको सेफली यूज किया जा सके, यानी कि ड्रग की स्टडी आप फार्माकोलॉजी में करते हो, लेकिन थेरेपेटिक्स में आप बीमारी से रिलेटेड पढ़ते हो। देखो इट इज कंसर्न्ड विथ प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ डिजीज, समझ रहे हो, प्रिवेंशन मतलब होता है बचाव और क्योर मतलब होता है ट्रीट करना। तो बीमारी को कैसे बचा जा सके और उसको कैसे ट्रीट किया जा सके, या तो रिलीफ ऑफ सिम्टम, सिम्टम रिलीफ कैसे करे, है ना, विथ ड्रग थेरेपी, ड्रग थेरेपी मतलब क्या हुआ, ड्रग देना, एंड नॉन ड्रग थेरेपी भी यहीं पर पढ़ते हैं। देखो ड्रग थेरेपी और नॉन ड्रग थेरेपी समझो, आगे आप लोग को पढ़ना है। ड्रग थेरेपी उसी को हम लोग फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कह देते हैं। ड्रग थेरेपी मतलब दवा का इस्तेमाल, ड्रग मतलब क्या होता है, मेडिसिन,
तो ड्रग थेरेपी को हम लोग फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कहते हैं, है ना, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कहते हैं। जैसे ये मैडम है ना, चिंकी नाम रख देते हैं, इस मैडम का नाम रख देते हैं चिंकी, ठीक है। चिंकी जी को पेट में दर्द हो रही है ना, मान लेते चलो पीरियड्स का पेन है, बहुत ज़्यादा है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, इनके एग्जाम है कल, है ना, चिंकी जी का एग्जाम है कल, ठीक है। तो एग्जाम है कल, परेशान है, ठीक है। तो हम इनका एक तरीके से मैनेजमेंट ये कर सकते हैं कि इनको मेफ्टालिस्पास सजेस्ट कर देते हैं कि भैया खा लीजिए, लेकिन रेगुलर नहीं खाना है, कारण साइड इफेक्ट्स हैं, परेशान होंगे, एनएसएड कैटेगरी की ड्रग्स है, ठीक है। हाँ, एक होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी कि हम इनके सिम्टम को रिलीफ तो करेंगे लेकिन दवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बताओ कुछ कर सकते हैं? हाँ, इनको हम क्या कह देंगे कि भैया हॉट वाटर का बैग लीजिए और उससे सिकाई कीजिए, यानी कि गर्म पानी का एक बैग आता है, उससे पेट पे रख के सिकाई कीजिए, अगर सूजन वगैरह होगा, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होगा तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दर्द आराम देगा, है ना। अच्छा, अरे वाह, नाम तो बहुत अच्छा लग रहा है। एगो लड़का बोल रहा है कि सर चिंकी नहीं, फूल कुमारी नाम रखिए। पसंद है क्या? बात करे? कौन था? पसंद है तो बोलिए, बात करते हैं, ठीक है। तो ये फूल कुमारी, हाँ फूल कुमारी हमको भी पसंद है, हमको भी पसंद है भाई, फूल कुमारी नाम पसंद है भाई, सॉरी सॉरी, ठीक है चलो। फूल कुमारी को दर्द हुआ पेट में, तो या तो आप दवा दे दिए, इसको फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी कि जिस ये सवाल आता है ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आप ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, उसी को ड्रग थेरेपी कहते हैं। एंड नॉन ड्रग थेरेपी यानी कि आप दवा का यूज नहीं किए हैं, आप किसी न किसी तरीका का, है ना, जैसे इनको बोल दिए हॉट वाटर बैग से आप सिकाई कीजिए, फिर भी सिम्टम रिलीफ होगा, है ना। जैसे किसी को बुखार आया तो आप डोलो 650 दबा के दे देते हो तुरंत, लो पीसीएम, ठीक है, पैरासीटामोल दे देते हो, ठीक है, हाँ, कालपोल डोलो, जो भी है ब्रांड नेम बोल दो, नहीं तो पीसीएम बोल दो। या ये तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हो गया। नॉन फार्माकोलॉजिकल आप क्या कहोगे कि भैया थोड़ा सा कपड़ा भिंगा लीजिए और कपड़ा भिंगा करके माथे पर रखिए और उसको निकालिए, पानी निचोड़िए, फिर इस तरीके से भी फीवर कहीं कहीं कम होता है। तो अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। हाँ चलो, हाँ चलिए, आज से अब जब भी कोई बीमारी का एग्जाम्पल देना हो तो फूल कुमारी, ये अच्छा नाम है, कारण क्योंकि क्लास में कोई फूल कुमारी के नाम से है नहीं तो चिंकी के नाम से कोई एकागो मिंकी होवे गिरेगी क्लास में, चल मेरे नाम को क्यों बदनाम कर, अरे नहीं भाई, फूल कुमारी सही है क्या। चलो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन आप सुनिएगा ध्यान से, कह रहा है फार्माकोथेरेपिटिक्स के बारे में, इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विथ क्यूरिंग एंड प्रोवाइडिंग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट टू पेशेंट बाय प्रोवाइडिंग ड्रग थेरेपी। समझ में आया? हाँ, कहने का मतलब क्या हुआ, इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन, यानी फार्माकोथेरेपिटिक्स दवाओं का एक शाखा है जो डील करता है क्योर करना, है ना, बीमारी को ट्रीट करता है, प्रोवाइडिंग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्टम क्या है ना, दर्दिया उठता रोजो, तो ना, तो चलिए ठीक है, दर्द हुआ तो ये दे दिए। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट टू पेशेंट, पेशेंट को कैसा ट्रीटमेंट देना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बाय प्रोवाइडिंग ड्रग थेरेपी, है ना, ड्रग थेरेपी मतलब दवा दे करके, ठीक है, हाँ, उसको फार्माकोथेरेपिटिक्स कहते हैं। इट इज बेसिकली यूज ऑफ ड्रग टू प्रिवेंट, है ना, ध्यान रखना, यहां पर बेसिकली हम लोग ड्रग का इस्तेमाल दवा बीमारी से बचने के लिए करते हैं, बीमारी को ट्रीट करने के लिए एंड बीमारी को डायग्नोस करने के लिए, है ना। क्या क्या बताओ, बीमारी से बचने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए। इट इज द कोरिलेशन बिटवीन फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक के बीच में कोरिलेशन होता है। मतलब क्या, सुबह पढ़े थे आपने फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ा था ना, बताइए फार्माकोकाइनेटिक में क्या पढ़ते थे, है ना, बताइए फार्माकोकाइनेटिक में क्या पढ़ते थे। तो मॉर्निंग में हम लोग पढ़े थे काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, एंड मूव कैसे करेगा, ADME, यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन पढ़ते हैं। एंड फार्माकोडायनेमिक्स में MOA, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं। तो इस दोनों के बीच के कोरिलेशन को हम लोग कहते हैं, ठीक है, फार्माकोथेरेपिटिक्स। ओके गुड, याद रख लेना। अब क्या कह रहा है, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ फार्माकोथेरेपिटिक्स, फार्माकोथेरेपिटिक्स का 2 टाइप है, एक तो है रेशनल फार्माकोथेरेपिटिक्स और दूसरा इंपेरिकल फार्माकोथेरेपिटिक्स। रेशनल मतलब ही होता है क्या, आज आप आगे देखेंगे कि रेशनल का मतलब ही होता है कि
सही तरीका, है ना, एग्जैक्टली जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपका पता है। यानी ये भी ट्रीटमेंट का तरीका होगा, ये भी ट्रीटमेंट का तरीका होगा। जैसे देखो, इट इंक्लूड यूजेज ऑफ ड्रग हुज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज नोन। यानी यहाँ पर हम लोग ऐसे दवा का उपयोग करेंगे जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमको पता है। हमको पता है कि वो दवा कहाँ जाएगा, कैसे रिसेप्टर से बाइंड करेगा। जैसे एग्जांपल ले लो आप पेंटोप्राजोल, है ना, पेंटोप्राजोल आप सभी लोग जानते हैं कि ये जाएगा, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एसिड के प्रोडक्शन को कम करेगा, है कि नहीं, हाँ कम करेगा, जिससे एसिडिटी कम हो जाएगा। तो वही चीज़ें जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता हो। कह रहा है इट इंक्लूड यूज ऑफ ड्रग हुज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज नोन, जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता हो। एग्जांपल में पैरासीटामोल इज यूज टू लोअर डाउन द फीवर एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज नोन। यानी पैरासीटामोल हम लोग फीवर को कम करने के लिए करते हैं एंड इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें पता है, तो ये रेशनल यूज में आता है। हाँ, प्रोटोन पंप इनहिबिटर होता है, वेरी गुड, है ना। चलो, एंड उसके बाद आपका क्या, एम्पेरिकल फार्माकोथेरेपेटिक्स। ये क्या है, इट इंक्लूड यूजेज ऑफ ड्रग, यहाँ पर ड्रग यूज करते हैं हुज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज नॉट नोन, जिसका हमको काम करने का तरीका नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये सिम्टम ठीक कर देगा, है ना, तो उसको एम्पेरिकल फार्माकोथेरेपेटिक्स कहते हैं। मान लो किसी को आप कॉल्चिसिन यूज कर रहे हो, है ना, कॉल्चिसिन वाज एडेड यूज टू ट्रीट गॉट बट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज अननोन। यानी कॉल्चिसिन ड्रग है जो कि गॉट मतलब होता है क्या, आपका जॉइंट पेन वगैरह से समस्या रिलेटेड है, उसको ट्रीट कर रहा है ना, उसको ट्रीट कर रहा है, लेकिन उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता नहीं है कैसे काम कर रहा है, तो वो एम्पेरिकल फार्माकोथेरेपेटिक्स में आता है। ठीक है, चलो अब ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, फार्माकोथेरेपेटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू एंश्योर द एथिकल एंड सेफ यूज ऑफ मेडिकेशन। आप इस चैप्टर को, इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आप अच्छे तरीके से एथिकली यानी कि नैतिक रूप से सही तरीके से सेफ यूज कर पाएँ। दे हेल्प प्रिवेंट एंड लोअर हार्मफुल इफेक्ट एंड अनडिजायरेबल मेडिकेशन रिस्पॉन्सेज। देखो, दवा का दो रिस्पॉन्स आता है, एक तो डिजायरेबल जो आप चाहते हैं, जैसे पैरासीटामोल दिए फीवर कम हो गया, एक अनडिजायरेबल यानी कि जो आप अगर उसकी टॉक्सिसिटी हो गई तो उसको पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत आ जाएगा, तो एडवर्स इफेक्ट। तो फार्माकोथेरेपेटिक्स में आप ये भी सीखते हैं कि कैसे दवा के हार्मफुल इफेक्ट से बचा जा सके, है ना। तो बोला दे हेल्प प्रिवेंट लोअर हार्मफुल इफेक्ट एंड अनडिजायरेबल मेडिकेशन रिस्पॉन्स, यानी कि प्रिवेंट करेगा लोअर हार्मफुल इफेक्ट को कम करने के लिए, एंड अनडिजायरेबल मेडिकेशन रिस्पॉन्सेज। अनडिजायरेबल यानी कि अनचाहा, है ना, ठीक है, मेडिकेशन रिस्पॉन्सेज टू ऑफर हाई क्वालिटी कॉस्ट इफेक्टिव मेडिकेशन। हाँ भैया, बढ़िया क्वालिटी का आप मेडिकेशन दे सकेंगे थेरेपेटिक्स पढ़ने के बाद, एंड कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ता भी थोड़ा, ठीक है, ध्यान रखना। टू गारंटी पेशेंट एडेरेंस, है ना, पेशेंट कैसे आपके साथ कनेक्टेड रहेगा इसकी भी गारंटी हो जाएगी। बढ़िया भैया, समझ आएंगे पेशेंट की काउंसलिंग, क्योंकि आप कारण अच्छे से समझोगे, दवा अच्छे से दोगे, जाहिर सी बात है पेशेंट अच्छा ठीक होगा तो आपके पास आएगा। टू मेक यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एडवांसमेंट अचीव्ड बाय रिसर्चर एंड साइंटिस्ट। हाँ, जो भी क्या कहते हैं रिसर्चर और साइंटिस्ट के द्वारा इंफॉर्मेशन वगैरह दी गई है उससे अपडेटेड रहोगे, जानकारी मिलेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स। तो हमने बताया था फार्माकोलॉजी हो जाए या तो फार्माकोथेरेपेटिक्स हो जाए, सेम सेम याद कर लो कुछ कुछ पॉइंट। जैसे कीमोथेरेपी पढ़े हुए थे, वही चीज़ें हैं। टॉक्सिकोलॉजी फिर से रिवीजन करा दूंगा, ध्यान से सुनना। एट्रोजेनिक डिजीजेस 3 पॉइंट इधर हो गया। थेरेपेटिक इंडेक्स 4 पॉइंट हो गया, और भी 2-4 पॉइंट था जो कि मैंने इकोलॉजी में बताया। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से सवाल इंपॉर्टेंट बन सकता है, ऑब्जेक्टिव, इसीलिए मैं यहाँ करा रहा हूँ। ठीक है, देखो कीमोथेरेपी क्या होता है। कीमोथेरेपी कह रहा है सिस्टेमेटिक इन्फेक्शन और एनी टाइप ऑफ कैंसर कैन बी ट्रीटेड विथ स्पेसिफिक मेडिकेशन। यानी कि अगर किसी प्रकार का कैंसर हुआ है तो उसके लिए सेलेक्टिव दवा चाहिए। मान लो कहीं पर ट्यूमर हुआ है ना, मान लो माउथ में कैंसर हुआ है, ओरल कैंसर हुआ है, तो जो आप दवा लेंगे वो सेलेक्टिव होगा, क्योंकि कैंसर जो दवा होती है वो साइटोटॉक्सिक दवा होती है, यानी कि सेल पर टॉक्सिसिटी कॉज करता है, सेल को मारता है, सेल को डैमेज करता है, क्योंकि सेल का कैंसर में होता ही क्या है, सेल बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाता है ना। हाँ, तो यहाँ कीमोथेरेपी में क्या होता है कि सेलेक्टिव, यानी कि जो ड्रग लिए हैं वो सेलेक्टिव है कि उसी सेल को जाकर के डैमेज करेगा, है ना। हाँ, तो ये सिस्टेमेटिक इन्फेक्शन और एनी टाइप ऑफ कैंसर को ट्रीट किया जाता है सिस्टेमिक मेडिसिन के साथ विथ दैट हैज सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी फॉर द इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म और मेलिग्नेंट सेल। ठीक है, बट हैज़ नो लिटिल इफेक्ट, मतलब क्या कहते हैं, बट हैज़ नो और लिटिल इफेक्ट ऑन द होस्ट सेल, और जो होस्ट सेल वगैरह हैं उस पर कोई इफेक्ट ना हो। ठीक है, मोहम्मद सिद्धार्थ कह रहे सर 5 मिनट स्टॉप कर दीजिए, अजान हो रही है। दोस्त
सॉरी मोनासिड्स, माफ़ कीजिएगा, आप आराम से इसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं थोड़ी देर के बाद, है ना। ऐसे में फिर कोई कहेगा कि सर 5 मिनट रुकिए हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, फिर उधर से कहेगा कि सर 5 मिनट रुकिए हम ईसा मसीह को याद करेंगे, फिर कोई उधर से 5 मिनट कहेगा भाई 5 मिनट रुको हम भजन करेंगे। होता है भाई, तो फिर वैसे भी कैसे काम चलेगा हाँ, आप फिर एडजस्ट कर लीजिए, है ना, अच्छी बात है। चलिए, हाँ, आप थोड़ा सा रिकॉर्डेड देख लीजिएगा एंड चलो चलो चलो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ फटाफट। कीमोथेरेपी हो गया, टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। तो किसी भी, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद पॉइजनस और हजार्डस केमिकल। जो पॉइजनस और हजार्डस मतलब क्या होता है, जो हानिकारक केमिकल है, पॉइजन वगैरह है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसकी क्या हार्मफुल इफेक्ट्स वगैरह हैं। इन ह्यूमंस पॉइजन्स कॉज अनप्लीजेंट, जो पॉइजन मतलब क्या होता है, जहर आपके बॉडी में, अनप्लीजेंट यानी आपके अकॉर्डिंग नहीं, रिस्की, लीथल सिम्टम्स शो करता है, जानलेवा। मैनी मेडिकेशंस कैन बी हार्मफुल इफ़ यूज्ड लार्ज डोज। काफ़ी सारी ऐसी दवाएं हैं जो कि पॉइजन की तरह काम करती हैं अगर आप ज़्यादा मात्रा में, जैसे नींद की दवा जोल्पीडेम है, उसको आप ज़्यादा मात्रा में ले लोगे तो वो कहीं ना कहीं जहर की तरह काम करेगा, है ना। तो एट्रोजेनिक डिजीजेज हमने बताया था क्या होता है। एट्रोजेनिक डिजीज मतलब क्या होता है, ऐसी बीमारी जो आप ट्रीटमेंट के दौरान हेल्थ केयर प्रोफेशनल की वजह से हो जाए। जैसे क्या, अगर आप बीमारी का ट्रीटमेंट कराने के लिए गए एंड डॉक्टर की गलती की वजह से डॉक्टर कुछ ऐसा दवा दिया जिससे आपको साइड इफेक्ट आ गए, तो एक नया बीमारी लेके गए आ गए। या तो आप टेक्नीशियन, जैसे मैंने बताया था, अगर आपको कोई बीमारी नहीं, आपका ब्लड सैंपल लिया गया और पता चला जो सिरिंज से लिया गया वो सिरिंज पहले से इन्फेक्टेड था, HIV पेशेंट था, तो आपको भी HIV हो गया। तो वैसे डिजीज़ जो कि बीमारी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के मिस्टेक्स की वजह से आते हैं, तो उसको एट्रोजेनिक डिजीज़ कहते हैं। आर दोज आर अनइंटेंशनली, जानबूझ के नहीं, गलती से, अनइंटेंशनली ब्रॉट बाय ऑन बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल की वजह से हो जाता है। व्हेन दे गिव मेडिकेशन फॉर अनदर अंडरलेइंग इलनेस, है ना। एज अ रिजल्ट द डॉक्टर नीड्स टू बी केयरफुल, डॉक्टर को केयरफुल होना पड़ता है, ठीक है। हाँ, थेरेपेटिक इंडेक्स से सवाल आते हैं। थेरेपेटिक इंडेक्स किस लिए जरूरी है, ध्यान रखना, ये ड्रग के रिलेटिव मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ड्रग की सेफ्टी को बताता है। थेरेपेटिक इंडेक्स बताता है कि ड्रग का सेफ्टी क्या है। इसका फॉर्मूला है, याद रख लो सीधा सीधा, LD50/ED50। LD का मतलब होता है लीथल डोज यानी टॉक्सिक डोज। देखो, एक जनसंख्या है, ठीक है, एक जनसंख्या है, उसमें 50%, मान लो 100 गो आदमी उस जनसंख्या में, 50% को हम दे देंगे क्या, उसका टॉक्सिक डोज, एंड 50% को दे देंगे हम उसका एफिकेसी डोज, एंड देखेंगे कि किसमें रिजल्ट अच्छा है, लीथल डोज और एफिकेसी डोज, ठीक है। और एफिकेसी डोज अगर बढ़िया होगा लीथल डोज के कंपैरिजन में, तो उस दवा की थेरेपेटिक इंडेक्स अच्छी है, यानी कि सेफ है। तो थेरेपेटिक इंडेक्स, है ना। देखो भाई, DM ऑफिस, चलिए, DM ऑफिस का कमेंट मेरे को परेशान कर रहा है, मैं बिना किसी वार्निंग के ब्लॉक करूंगा। कमेंट में कॉपी पेस्ट आप करोगे कैसे, ठीक है, गलत बात, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बोलोगे तो फिर चलेगा भी, खोज के करूंगा ब्लॉक, पहले बता रहा हूँ। देखो, मैं जितना थोड़ा हंसमुख चेहरा वाला उतना गुस्सा भी आता है हमको, ठीक है। गलत बात, कोई भी बच्चा ऐसा कुछ नहीं करेगा। हाँ, ये वार्निंग है, ब्लॉक अभी किया हूँ, क्लास के लास्ट में अनब्लॉक कर दूंगा। दोबारा ऐसा करोगे कभी ब्लॉक नहीं, कभी अनब्लॉक नहीं करूंगा, पहले बता रहा हूँ। कोर्स से निकलवा दूंगा, पैसा जिसको दिए उसको रिफंड मांग लेना, नहीं मिलने वाला रिफंड इधर, ध्यान रखना। क्लास के माहौल को डिस्टर्ब करने का किसी को अधिकार नहीं है, ठीक है। हाँ, चलिए, थेरेपेटिक इंडेक्स क्या कह रहा है, ड्रग रिलेटिव मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी के बारे में बताता है। कह रहा है थेरेपेटिक इंडेक्स इज यूज्ड टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन, देखो क्या कह रहा है, कहाँ चला गया, कह रहा था थेरेपेटिक इंडेक्स इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन डेडली टॉक्सिक डोज, टॉक्सिक मतलब जहरीला डोज दिए, एंड थेरेपेटिकली एक्टिव डोज दिए। दवा का मात्रा, जैसे मान लो इफेक्टिव डोज है PCM का 650 mg और 1000 mg डेडली डोज है, तो 50% आदमी को हम 1000 mg दे दिए हैं, 50% आदमी को 650 दिए हैं, एंड देखें उसका रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है। हाँ, तो ये क्लिनिकल ट्रायल वगैरह में किया जाता है।
तो LD50 मतलब लीथल डोज या तो टॉक्सिक डोज 50% ऑफ पॉपुलेशन को दिया जाता है। ED50 यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटेड थेरेपेटिक इफेक्टिव डोज 50% पॉपुलेशन को, एंड कैलकुलेट किया जाता है थेरेपेटिक इंडेक्स। फॉर्मूला सिंपल सा है, LD50 बटे ED50। कोई पूछेगा LD का मतलब लीथल डोज यानी टॉक्सिक डोज, ED50 यानी कि है ना एफिकेसी डोज। ठीक है, चलो तो अभी तक क्या क्या पढ़े, थेरेपेटिक्स क्या है, बेसिक सा चीज़ था, इंट्रोडक्शन वगैरह, टाइप, ऑब्जेक्टिव, स्कोप वगैरह पढ़े। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन करते हैं। आवाज नहीं जा रही है, क्या बात है, वॉइस, अच्छा वॉइस नहीं जा रही, कोई बात नहीं, टेक 1 सेकेंड, टेक 1 सेकेंड। हेलो जी, अभी आवाज जा रही है? मैं फिर से क्लास रीस्टार्ट कर रहा हूँ। हेलो जी, हेलो 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 हेलो, हाँ ओके है वॉइस। देखो रीस्टार्ट मैंने किया क्लास, अब ओके है वॉइस, आ गया वॉइस? हाँ होता है कई बार कुछ एरर। चलिए अब क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन करिए, जो भी करवाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन बनना चाहिए पढ़ने के बाद। कह रहा है डैश इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन, डैश इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन which deals with the aspect of curing or providing symptomatic relief to a patient by administering drug therapy। मेरे ख्याल से तो एकदम रटा गया होगा अब तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ होगा कि भैया कौन सा ऐसा ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जो कि प्रोवाइड करता है सिम्टोमेटिक रिलीफ। पेट दर्द हो रहा है तो मेफ्टालिस्पास दे दिया, तो क्या है, फार्माकोथेरेपेटिक्स में पढ़ते हैं सिम्टोमेटिक रिलीफ। गुड, हर एक बच्चा आंसर करेगा, हर एक बच्चा, वेरी गुड। बताओ थेरेपेटिक इंडेक्स, थेरेपेटिक इंडेक्स से सवाल है। थेरेपेटिक इंडेक्स ऑफ ए ड्रग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स, ड्रग का जो थेरेपेटिक इंडेक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, सिचुएशन, सेफ्टी, वैल्यू, मार्जिन। तो सेफ्टी मैंने बताया, थेरेपेटिक इंडेक्स जितना अच्छा उसका सेफ्टी उतना बढ़िया, ड्रग सेफ उतना बढ़िया है। ठीक है, सेफ्टी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स यूटिलाइजेशन ऑफ द एंड रिजल्ट ऑफ ड्रग इन लार्ज पॉपुलेशन। ये कोलोजी वाला पढ़े थे, थेरेपेटिक्स में क्वेश्चन आ गया, तो स्कोप से क्वेश्चन है, दोनों में मिक्स हो सकता है। लार्ज पॉपुलेशन मतलब ही क्या होता है बताओ, लार्ज पॉपुलेशन में बीमारी का अध्ययन एपिडेमोलॉजी होता है, एपिडेमोलॉजी होता है। एंड चूंकि यहाँ पर फार्मेसी में पढ़, फार्माकोलॉजी में पढ़ रहे हैं, फार्माकोथेरेपिटिक्स में पढ़ रहे हैं, तो भैया जो ड्रग्स का लार्ज पॉपुलेशन पे इफेक्ट हुआ है वो क्या बताएगा, फार्माको एपिडेमोलॉजी, ये फार्माको एपिडेमोलॉजी। सी, एपिडेमोलॉजी का मतलब ये होता है लार्ज पॉपुलेशन में डिजीज की स्टडी करना, एंड ड्रग के साथ पढ़ रहा है कि ड्रग का क्या रिस्पॉन्स है, तो फार्माको एपिडेमोलॉजी। ग्रेट, बहुत बढ़िया आंसर। यहां से देखना कॉज एंड डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, कारण को क्या कहते हैं बताओ, बीमारी के कारण को क्या कहते हैं, एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, फार्माकोलॉजी, फार्माकोथेरेपेटिक्स। ऐसे सवाल आते हैं, मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा अच्छे से। इसका आंसर करिए, कॉज ऑफ द डिजीज, कॉज एंड डेवलपमेंट ऑफ डिजीज इज, क्या बात है, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। आंसर हो जाएगा ईटियोलॉजी, बहुत बढ़िया। ईटियोलॉजी मतलब कारण। ध्यान से सुनना, यहां पर मैं बता दे रहा हूं, चारों टर्म को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखो ईटियोलॉजी का मतलब ये होता है रेफर्स टू कॉज ऑफ द ओरिजिन ऑफ डिजीज। ठीक है, या ये सब टाइप के क्वेश्चन से ही आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बीमारी का जो कारण क्या है। जैसे मान लो ईटियोलॉजी में आपका पूछ देगा कि मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या है या ईटियोलॉजी क्या है, तो मलेरिया का जो आपका ईटियोलॉजी में लिखना होगा कि उसका वेक्टर फैलता किसके कारण है, तो मादा एनोफिलीज मॉस्किटो के कारण। उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, तो उसका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो उसका कारण क्या क्या है ना, किस वजह से हो रहा है, उसको ईटियोलॉजी कहते हैं। तो कोज एंड डेवलपमेंट कैसे हुआ है, ठीक है।
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है पता है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है सिम्टम। इसका मतलब क्या होता है? सिम्टम। सिम्टम जैसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिस्क्राइब्स द ऑब्जर्वेबल साइंस एंड सिम्टम्स दैट रिजल्ट फ्रॉम अ डिजीज और इलनेस। मान लो किसी को बुखार हुआ है तो उसका सिम्टम क्या आएगा? बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अगर किसी को प्रॉब्लम, किसी प्रकार का प्रॉब्लम है ना, अल्सर है तो पेट में जलन होगा, जी मितली होगी, उल्टी जैसा लगेगा हर समय। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में वही होता है, फिजिकली आपके कोई भी डिजीज या इलनेस होने पर क्या सिम्टम आ रहे हैं, है ना, इसेंशियली फिजिकल रिजल्ट ऑफ द कंडीशन। पैथोजेनेसिस का मतलब होता है मैकेनिज्म बाय विच डिजीज डेवलप्स एंड प्रोग्रेस, यानी आपके बॉडी में जो अगर मलेरिया पॉजिटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट आपके बॉडी में एंटर किया तो कैसे कैसे वो डेवलप कर रहा है और बीमार कर रहा है आपको, वो पैथोजेनेसिस होता है, यानी बीमारी कैसे डेवलप हो रहा है। इन्फेक्शन की बात करें तो कोई भी माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव आपके बॉडी में इन्वेड करेगा और मल्टीप्लाई करेगा। इन्वेड करना मतलब घुसेगा और मल्टीप्लाई करेगा। जैसे कोविड का इन्फेक्शन हो गया तो कोविड आपके अंदर गया और आपके अंदर अपना संख्या बढ़ा लिया, घुस 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 किया रिप्रोडक्शन एंड गजगजा दिया अपना नंबर, है ना, तो वो इन्फेक्शन कहलाता है। स्पेशली रेफर्स टू इन्वेजन, मतलब इन करना बॉडी में, एंड वहां पर आपका फिजिकल रिजल्ट्स इन इलनेस, मल्टीप्लिकेशन भी हो जाता है। ठीक है, चलो अब वैसे सवाल देखो एक बार आ गया था, है ना, इसी तरीके से सवाल आ गया था, बताओ जवाब दो। फिजिकल रिजल्ट ऑफ सम काइंड ऑफ इलनेस या डिजीज, किसी प्रकार का बीमारी हो या इलनेस हो या डिजीज हो, उसका फिजिकल रिजल्ट, फिजिकली, है ना, अगर किसी को आस्थमा है उसका सांस फूलेगा, दम सांस लेने में दिक्कत होगी, घर 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 आवाज आएगा, फिजिकल रिजल्ट हुआ, तो वो क्या कहलाता है? इटियोलॉजी? नो। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन? यस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कहलाता है, सिम्टम कहलाता है, सिम्टम कहलाता है। बहुत बढ़िया, चलो तो इसी के साथ आपका ये लेक्चर खत्म होता है। एंड जो बच्चे इसको डेमो लेक्चर के तौर पर यूट्यूब पर देख रहे हैं, डी फार्मा सेकेंड ईयर का क्रैश कोर्स, मेरे दोस्त आपके लिए अंतिम मौका है। बहुत अच्छे तरीके से स्वाति मैम पढ़ा रही हैं, पढ़ाएंगी, मैं पढ़ा रहा हूँ, वसीम सर पढ़ाएंगे, आदित्य सर पढ़ाएंगे, है ना, बहुत अच्छे। देखो एक टीम मिल जाता है ना तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। महा मैराथन सेशन वगैरह भी लास्ट में आपको डेली 5-6 घंटे लगातार पढ़ाया जाएगा, समझ रहे हो बात को। लास्ट टाइम पे दिन भर आपको एग्जाम से एक दिन पहले पूरा सब्जेक्ट रिवीजन कराया जाएगा, सब कुछ होगा बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप चाहते हैं लास्ट टाइम पर पास होना, और ये अंतिम मौका, इसके बाद आपको चांसेस नहीं मिलने वाला है शुरू से पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो फटाफट से प्ले स्टोर पे जाइए, उदित फार्मेसी ऐप को सर्च कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, मोबाइल नंबर डालिए, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कीजिए, कोर्सेज वाले सेक्शन में डी फार्मा सेकेंड ईयर क्रैश कोर्स को परचेज कर लीजिए। मात्र 599 का बात है दोस्त। देखो चाहूँ तो यूट्यूब पे फ्री में दे दूँ, लेकिन एक सच बात बताऊँ, अगर मैं यूट्यूब पे फ्री लाइव क्लास रखता हूँ ना तो वहाँ पे 40 गो बच्चा भी लाइव नहीं देखता है। एंड जब ऐप पर लाइव हूँ ना, जो बच्चा पैसा पे किया है, देखो आपको दिखाऊं ऐप पर कितने बच्चे लाइव हैं, ये लास्ट टाइम है, फिर भी 650 बच्चा, 620 बच्चा दिख रहा है लाइव, दिख रहा होगा आपको। ये सच्चाई है, फ्री के चीज़ की वैल्यू नहीं की जाती, पता है। यही कंटेंट देख लेना, मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, इसी तरीके से मैं क्लास ले लूँ, तो यूट्यूब पे बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, समझ रहे बात को। वहाँ पे 50 बच्चा लाइव आ जाए, यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और यही बच्चा जो पैसा, तो एक कैटेगरी छट जाता है। ऐप पर वही बच्चे आते हैं, एक बच्चा बोल रहा है सर मोहम्मद नबील एट्रोजेनिक, मैं समझा देता हूँ, जस्ट टेक 1 सेकेंड। तो ऐप पर जो बच्चे आते हैं वो पढ़ने के नज़रिए से आते हैं, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा माहौल मिलता है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। एंड तो फटाफट से जिनको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लीजिए, है ना, और जो दिक्कत होगा इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक। थैंक यू सो मच। एंड मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मिथिलेश सर ऑफिशियल, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से, वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। एंड बहुत सारे बच्चे वहाँ पर हैं, आप मोटिवेटेड रहिएगा, कनेक्टेड रहिएगा, अपडेटेड रहिएगा। ओके, थैंक यू। और एक बच्चा पूछ रहा था एट्रोजेनिक, EIATROGENIC, एट्रोजेनिक डिजीज़, यानी ऐसा बीमारी जो आपके डॉक्टर की गलती की वजह से हो जाए। मान लो आपको बीमारी थी, मैं सिंपली बता रहा हूँ आपको, क्या कहते कोई बीमारी है तो आप ऑपरेशन कराने गए, डॉक्टर के पास ऑपरेशन कराने गए, सर्जरी कराने गए, LSCS, बच्चा डिलीवरी कराने वाला, ठीक है, और उस दौरान डॉक्टर गलती से आपके पेट में कैंची छोड़ दिया, गॉज पीस छोड़ दिया, रुई छोड़ दिया, कॉटन छोड़ दिया, कुछ भी छोड़ दिया और सिल दिया, ध्यान नहीं रहा, इन्फेक्शन कॉज करेगा, पेशेंट मर भी सकता है अगर सही समय पर उसको निकाला नहीं गया, है ना। हाँ, तो
इस तरीके की बीमारी को हम लोग एट्रोजेनिक डिजीज, जैसे मान लो आप हेल्दी हो या तो आपको बुखार हुआ, अपना ब्लड टेस्ट कराने गए, डॉक्टर ही नहीं कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल, तो वैसे डिजीज को हम लोग एट्रोजेनिक डिजीज, जैसे एग्जांपल में मान लो कि आप बीमार पड़े, आपको अपना क्या कहते हैं सिंपली ब्लड सैंपल देना है, ब्लड सैंपल देने के लिए आपने हाथ ऐसे किया और वो सिरिंज इन्फेक्टेड या कंटामिनेटेड सिरिंज आपके अंदर भोग दिया लैब टेक्नीशियन और सैंपल ले लिया, और क्या पता वो जो इन्फेक्टेड सिरिंज था जो यूज किया हुआ था वो किसी HIV पेशेंट का यूज किया हुआ हो और आप में यूज किया, आपको भी HIV हो गया, तो वो बीमारी का कारण कहीं ना कहीं हेल्थ केयर प्रोफेशनल रहा, तो वैसे बीमारी को एट्रोजेनिक डिजीज कहते हैं। और हिंदी में PDF नहीं अवेलेबल होगा, ठीक है, हिंदी PDF अभी जस्ट मैं अपलोड कर दूंगा, हिंदी में मत सोचिए बेकार है, इंग्लिश में पढ़िए, जो पढ़ा रहा हूँ इसी को बार बार पढ़िए, रिपीट कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए, हिंदी में हम नहीं हाँ हिंदी में समझा रहे हैं ना कर करके, है ना। हाँ इंग्लिश में लिखोगे 99% चांस है आपका कोई बैक नहीं लगेगा, टूटा फूटा लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, एंड अगर हिंदी में लिखोगे मैं पहले बता रहा हूँ 90% चांस है फेल हो जाओगे। पहले भाई कोई भी टीचर है, जितने भी सीनियर टीचर से मेरा कांटेक्ट है जो कॉपी जांच में जाते हैं, वो पहले कहते हैं जैसे हिंदी में देखते हैं कॉपी, आधा तो मेरा दिमाग में घुसेगा नहीं, क्योंकि कौन पढ़ा हिंदी में भाई फार्मेसी है, थेरेप्टिक्स का हिंदी तो पता ही नहीं है किसी को, फार्माकोथेरेप्टिक्स का मतलब भी पता है हिंदी में नहीं ना, तो आधा कॉपी वहीं पे रिजेक्ट कर देता है कि नहीं यार इसको, सीधा काटता है, सीधा फेल हो जाओगे। बाकी अपने रिस्क पे लिखना है तो लिखो भाई, है ना। हाँ चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, और जो भी डाउट है आप कमेंट में पूछिए, एंड यूट्यूब वाले बच्चों के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।